जय भारत। लास्ट वाली क्लास में हमने कंडीशन देख लिया है कि कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। और ये कुछ हमने कंडीशन बनाया था, अगर याद आ रहा हो तो। अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होता है और डी वाई बाई डी एक्स अगर जीरो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है, फिर डिस्क्रीट पॉइंट्स के लिए होता है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। डी वाई बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल जीरो है, डी वाई बाई डी एक्स अगर जीरो है किसी इंटरवल के लिए, सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए, तो ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या फिर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सिमिलरली डी वाई बाई डी एक्स लेस देन और इक्वल जीरो है और डी वाई बाई डी एक्स अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ के ऊपर या डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ के लिए क्या जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। सिमिलरली अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर लेस देन और इक्वल जीरो है और डी वाई बाई डी एक्स किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए अगर जीरो होता है, तो जाके ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा या फिर नॉन इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। सही है। और अगर डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ ग्रेटर देन जीरो है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। और डी वाई बाई डी एक्स अगर लेस देन जीरो है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ें हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व किया है हमने वैसे। ओके, अब इस वाली क्लास में देख लेते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस वन। ये कोई फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ये प्रूफ करना है तुमको। मतलब फंक्शन तुम्हारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग, इसका बेस ई है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस होगा वन। ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये तुमको प्रूफ करना है, फिर बताना है। सही है। कैसे बताओगे, तो एक ही तरीका है, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आ रहा है तो किसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे आना चाहिए, मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ पे आना चाहिए, इससे इंटरवल के लिए नहीं होना चाहिए। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना होगा, ये वन अपॉन कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, टू एक्स। फिर माइनस का माइनस ई का पावर होगा माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस वन। सही है यहाँ तक। अब देख लेते हैं कितना है ये, टू एक्स तो ऊपर चला गया, डिवाइड बाय होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ से कितना आएगा, प्लस ई रेस्ट हो जाएगा माइनस एक्स, ऐसा होगा। सही है। तो अब ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन जीरो है, ये तुमको प्रूफ करना है। अगर ग्रेटर देन जीरो ये प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। ठीक है। ओके, कैसे प्रूफ करेंगे, देखो एक्स की वैल्यू कितना बिलोंग्स टू आर है, एक्स तो कितना है, आर, आर में लाई कर रहा है। और ई रेस टू माइनस इसका ग्राफ कैसा है, ई रेस टू माइनस इसका ग्राफ पहले देख लो, मतलब उसका रेंज कैसे होगा, इस टाइप का होगा कुछ, वाई ई रेस टू माइनस एक्स। मतलब जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, तो उस दौरान वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी ग्रेटर देन वन। सही है क्या, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, वाई इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस एक्स, इस ग्राफ की बात चल रही है। ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, वन है, और एक्स की वैल्यू जब जीरो से पहले होगा तो ये वन से ज़्यादा होगा। ठीक है। और जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी, वन। और जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो वाई की वैल्यू कितना आना चाहिए, ये आ जाना चाहिए जीरो से लेकर वन तक के बीच में। तो ये तुम्हारा रफली बिहेवियर है तुम्हारे ई रेस टू माइनस एक्स इस ग्राफ का। सही है। अब इस भाई साहब की बात करते हैं, ये टू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन की बात है। ठीक है। अब जब एक्स की वैल्यू कितना होगी, लेस देन जीरो अगर होती है, ठीक है, या फिर पहले इसको तो तुम क्या करोगे, इसको प्रॉपरली लिख लो। तो ये टू टाइम्स कितना होगा, ये वन अपॉन कितना आना चाहिए, देखो एक्स से अगर हम लोग डिवाइड कर लेते तो ये एक्स होगा, ये प्लस हो जाएगा वन अपॉन एक्स, इस टाइप का कोई फंक्शन है ये। ठीक है। तो ये टू डिवाइड बाई वन, ये कैसा है, टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स, इस टाइप का फंक्शन है ये वाला, पहला वाला। अब यहाँ से तुम अब देख सकते हो कितना कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का जो बिहेवियर है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का जो बिहेवियर है कैसा होगा, इसका जो वैल्यू होगा इस वाले का एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का जो वैल्यू होगा कितना होगा, ये होगा, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा टू से ज़्यादा। सही है। और अगर एक्स की वैल्यू अगर लेस देन जीरो होती है तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का जो बिहेवियर होगा वो हो जाएगा कितना, माइनस टू से कम। ये दो चीज़ें होती है। सही है। ये होगा टू से ज़्यादा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर कितना होगी, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो ये होगा टू से ज़्यादा। अब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए इसको कंफर्म कर लो पहले, यहाँ पे देखो, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, ठीक है, एक मिनट, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो इस वाली केस में कितना है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कितना है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टू है, और इस वाली केस में जीरो से लेकर वन तक है। इसका मतलब इसका तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका तो आंसर आएगा
2 से ज़्यादा, और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड बाय 2 से ज़्यादा, तो कितना आएगा ये जो आंसर आएगा 0 से लेकर 1 तक के बीच में आएगा। कैसे? देखो ऊपर तो कितना है 2 है, अब ये x प्लस 1/x का जब रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा 1/2 से लेकर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक ना, 1/2 से लेकर इन्फिनिट तक जाएगा। सही है, 2 से इन्फिनिटी का हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो 2 का कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, 3 का कितना आएगा 1/3 आएगा, 4 का 1/4 होगा, 6 का 1/6 होगा, ऐसे। तो कितना आएगा, सॉरी ये कितना आएगा 2 से 1/2 होगा, और इन्फिनिटी का 1/इन्फिनिटी मतलब 0 होगा, मतलब 0 से लेकर 1/2 तक ये इसका रेंज होगा। सही है, किसका, इस वाले का। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सही है, कितना लिखा था हमने 0 से लेकर 1 तक लिखा था ना, ये सही है, तो 0 से लेकर 1 तक के बीच में आएगा। सही है, तो इसका आंसर 0 से लेकर 1 तक आएगा जब एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो। ठीक है, दोबारा एक बार मैं बोल देता हूँ कैसे। देखो ये तो चीज़ समझ में आ रही है आपको, ये x प्लस 1/x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका तुमने रेसिप्रोकल कर लिया तो 1 कितना हो जाएगा, ये x प्लस हो जाएगा 1/x बराबर क्या, तो इधर से तुमने अगर रेसिप्रोकल कर लिया तो इधर का भी तुमको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है आपको, और जैसे रेसिप्रोकल कर लेते तो इसका जो आंसर आएगा लेस देन, मतलब जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसका जो पूरा जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 1/2 से कम आएगा, लेकिन कितना कम होगा, 0 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि x के लिए अगर 0 से ज़्यादा है तो ये तो कभी 0 से पहले नीचे तो आ ही नहीं सकता। सही है, तो इसका मतलब कितना आया 1/x प्लस 1/x का आंसर कितना 1/2 से कम है। 1/2 से कम मतलब कितना, 0 से लेकर 1/2 तक के बीच में होगा, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1/x। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0 से लेकर 1 के बीच में। सही है, तो ये आएगा जब x की वैल्यू कितना हो गई ग्रेटर देन 0 होगी तब। तो देख लो फिर इसका आंसर कितना है, ये 0 से लेकर 1 तक है, और ये कितना है, ये भी 0 से लेकर 1 तक है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 पे ये 0 होगा, ये 1 होगा, तो इसका मतलब इस वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है और इस वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा क्या होगा कि ग्रेटर देन 0 होगा, बराबर है क्या। इसमें भी एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है, और इसमें भी एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो रहा है 1 हो रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। अब बस इस वाले केस के लिए चेक करो। ठीक है, इस वाले केस के लिए चेक करो। अब ये 0 से एक्स के लिए अगर 1 से कम होती है, 0 से कम होती है तो वाई कितना है 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वाले केस में कितना है देख लो, इस वाले केस में जब एक्स वैल्यू 0 से कम होगी तो कितना हो रहा है इसका, ये हो रहा है लेस देन -2, लेस देन -2 हो रहा है। तो जब इसका रेसिप्रोकल कर लोगे तुम तो कितना आएगा, एक्स प्लस 1/x होगा ये, तो -2 से कम वैल्यू का जब रेसिप्रोकल कर लेते तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी कितना, ये हो जाएगी 0 से लेकर -1/2 से लेकर 0 तक। ठीक है, इसको क्लोज ओपन और इसको क्लोज करना पड़ेगा। कैसे, -2 से लेकर कैसा, ये -इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, इसका जब तुमने रेसिप्रोकल कर लिया तो कितना आएगा, -2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा यहाँ पे, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल आ जाएगा यहाँ पे, 1/इन्फिनिटी मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ओके, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1/x, इसका जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा -1 से लेकर 0 तक। सही है, तो -1 से लेकर 0 तक आ जाएगा आंसर किसका, इस वाले का, इसका, बराबर ना। तो -1 से 0 तक है, इसका आंसर कितना हो गया, -1 से लेकर 0 तक के बीच में है। किसके लिए, एक्स की वैल्यू लेस देन 0 के लिए, और इसमें कितना एक्स वैल्यू लेस देन 0 के लिए, देख लो वाई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 भी नहीं है 1 से ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब जब ये 1 से ज़्यादा का आंसर, इसमें क्या होगा कि इसमें ऐड करेंगे 1 से इन्फिनिटी तक का आंसर, 1 को ओपन करना है और इसको भी ओपन करना है, तो देखो ये -1 + 1 कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो ये -1 तो कब आएगा, -1 आएगा इसमें, देखो एक्स की वैल्यू जब -1 होगी तो, एक्स की वैल्यू जब -1 होगी तो ये 2 होगा, मतलब यहाँ पे ही -1 ओपन ही है वैसे। एक्स की वैल्यू ये तो इसका जो आंसर -1 कब आएगा, एक्स की वैल्यू जब -1 आएगा तभी आएगा। एक्स वैल्यू -1 होगा तो देखो कितना आएगा, तो ये यहाँ पे रखते हैं कि -2, और ये होगा कितना +1 + 1 तो 2 होगा ना ये, मतलब ये -1 के अलावा कितना है ये -1 से लेकर 0 तक के बीच में ही है। ठीक है, तो -1 से लेकर 0 तक की वैल्यू प्लस 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यू, देखो ये भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 0 ही है। ठीक है, मतलब सारे केसेस में इसका जो आंसर होगा वो ग्रेटर देन 0 ही है। समझ में आई बात आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है।
ठीक है। ये शायद थोड़ा आपको अगर समझाने के लिए मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया होगा, लेकिन आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसका रेंज निकाल देना और इसका रेंज तो मालूम ही है, तो फटाफट देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे चल के हम लोग इसको, इसका जो है ना, आगे चल के हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, एक इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। उसके हिसाब से भी इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेंगे हम लोग। प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सारे इंक्रीजिंग फंक्शन ही आ रहे हैं वैसे तो। एफ एक्स इक्वल टू कितना है, तो भी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए सेम लॉजिक है, बस एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो प्रूव करना है तुमको। तो ये तुम्हारा एफ एक्स है बराबर। तो तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए। एफ डैश ऑफ एक्स कितना होगा, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो गया और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। अब एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स की वैल्यू है बिलोंग्स टू आर। कुछ बोला नहीं, मतलब आर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तो है कांस्टेंट। अब बस इस भाई साहब का कॉस एक्स का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, -1 से +1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ, जब एफ डैश ऑफ एक्स क्या करना है तुमको, 1 में से ये वैल्यू जब घटा देना है तो ये 1, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। लेकिन ये 1 - 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब एफ डैश ऑफ एक्स कैसा है तुम्हारा, जब ये -1, ये जो निगेटिव वैल्यू होगी ना, ये -1 से लेकर 0 तक के बीच में, ये निगेटिव इसका और इसका निगेटिव बराबर है क्या। तो इस, चलो भाई इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ इंटरवल को, तो आपको आसानी रह जाएगी। ठीक है, तो ये -1 से लेकर 0 तक की बात चलती है। ठीक है, एक तो ये इंटरवल, फिर 0 से लेकर 1 को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और एक सेपरेट वैल्यू ले लेता हूँ मैं, कौन सी, +1 वाली। तो ये 3 पार्ट में इस वैल्यू को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और ये +1 के लिए। ठीक है, -1 से लेकर 0 तक ये सारे नेगेटिव नंबर्स है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 हो गया। फिर 0 से लेकर 1 तक के बीच में, जब यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक कोई भी नंबर अगर रख रहा हूँ मैं, 0 से लेकर 1 तक रख रहा हूँ, तो ये 1 से तो एक कम ही वैल्यू है ना। तो 1 से कम है, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा। सही है, और जब एक्स की वैल्यू 1 होगी, ये कॉस एक्स की वैल्यू जब 1 होगी, तो 1 - 1 0 होगा। सही है, इसका मतलब तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स कैसा है कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। एफ डैश ऑफ एक्स कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, बराबर है क्या। मतलब तुम्हारा अब यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन अब एफ डैश ऑफ एक्स 0 भी है। तो चेक करना पड़ेगा तुमको कि एफ डैश ऑफ एक्स अगर 0 है तो कहाँ पे है, मतलब इंटरवल के लिए है या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब cos x जहाँ जहाँ पे भी 1 होगा ना, वहाँ पे इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो cos x कहाँ कहाँ पे 0 है, वो 1 है, वो देखना पड़ेगा तुमको। तो ये रहा तुम्हारा cos x का ग्राफ। ठीक है, तो तुम्हारा cos x 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, बाद में आगे भी आएगा कहीं यहाँ पे। मतलब ये इस वैल्यू पे ही 1 है, बाद में बहुत सारे वैल्यू छोड़ के यहाँ पे एक बार 1 आ गया। मतलब होगा तो क्या, एफ डैश ऑफ एक्स अगर 0 है तो कैसे डिस्टिंक्ट वैल्यू पे कोई इंटरवल के लिए 0 नहीं है, बराबर है क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो गई। तो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल 0 है और 0 किसी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ के लिए है। इसका मतलब जो फंक्शन है वो कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बराबर है क्या, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p इफ एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस 2px इज इन्वर्टिबल। यहाँ पे जो इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है कि फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। इन्वर्टिबल का मतलब क्या, फंक्शन का इन्वर्स जो है एग्जिस्ट होना चाहिए, बराबर। और इन्वर्स एग्जिस्ट कब होता है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट होने के लिए फंक्शन की 2 रिक्वायरमेंट है। कौन सी, पहले तो होना चाहिए 1 टाइप का फंक्शन, और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, ये होना चाहिए ऑन टू टाइप का फंक्शन। ठीक है, 1 को बोलते हैं हम लोग इंजेक्टिव, मतलब फंक्शन जो है इंजेक्टिव टाइप का होना चाहिए। इंजेक्टिव का ही दूसरा नाम क्या है, 1 टाइप है। ऑनटो को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव, बराबर ना। मतलब फंक्शन जो होना चाहिए सर्जेक्टिव टाइप का होना चाहिए। सर्जेक्टिव का मतलब क्या है कि ऑनटू, और ऑनटू का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर, इसके कोडोमेन में और रेंज में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए, तब जाके क्या होता है, ये ऑनटू फंक्शन होता है। और इन दोनों का कंबाइन नाम क्या है, बाइजेक्टिव। ठीक है, ये दोनों अगर फंक्शन होते हैं, मतलब इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव मिला क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। मतलब कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन जो होता है बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने रेंज और डोमेन कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब तुमको ऑनटू के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बराबर क्या, क्योंकि हम लोग तो वैसा ही रेंज ले लेंगे जहाँ पे ये कोडोमेन जितना उतना हम लोग रेंज ले लेंगे, तो इसका तो इन्वर्स एग्जिस्ट करा ही लेंगे। ठीक है, इसका तो दिक्कत नहीं, बस ये फंक्शन जो है क्या होना चाहिए, 1 टाइप का फंक्शन होना चाहिए, तब जाके क्या है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, ये हम बोल सकते हैं।
ठीक है। तो इसके लिए फंक्शन 1 1 कब होगा? फंक्शन 1 1 होने के लिए दो टाइप के तुम्हारे पास रीज़न होना चाहिए। फंक्शन 1 1 होने के लिए क्या होगा, एक तो तुम्हारा फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, फंक्शन जो क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, या फिर फंक्शन जो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, बराबर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, बराबर, समझ में आ रही बात आपको? तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तुम्हारा dy बाई डी एक्स ये होना चाहिए ग्रेटर दैन 0, और इसके लिए क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स लेस दैन 0, सही है। और अगर इक्वल्स टू 0 होगा तो डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए होना चाहिए, सही है। और इसके लिए इक्वल्स टू 0 होगा तो ये यहाँ पे भी डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए होना चाहिए, सिम मतलब सेट ऑफ, या फिर मतलब इसके लिए नहीं होना चाहिए कि इंटरवल के लिए नहीं होना चाहिए, ओके। तो बस ये दोनों केस के लिए दोनों केस के लिए भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, ये होगा कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कितना होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, सही है। और -2p एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, -2p। अब इसमें क्या हो सकता है, एक तो ये एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो सकता है, फिर लेस देन 0 हो सकता है, सही है। तो पहली केस अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो भी चलेगा। तो क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स कितना होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 चलेगा, बराबर। तो ये कितना होगा, माइनस साइन एक्स -2p, इसका आंसर कितना होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, सही है। तो इसका मतलब पी की वैल्यू तुमको निकालना है, तो 2p इसको आगे भेज दिया, लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स, सही है। तो अब इसके आगे पी की वैल्यू कितना होगी, लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा -1/2 इंटू हो जाएगा साइन एक्स। तो पी की वैल्यू -1/2 इंटू साइन एक्स से इक्वल होना चाहिए, फिर उससे कम होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। अब इससे पी की वैल्यू कितना होगी वो डिपेंड करेगा कि साइन एक्स कितना है, ठीक है। तो साइन एक्स वैल्यू कितना है, देखो ये जो यहाँ पे जो साइन एक्स लिखा है उसका रेंज होता है -1 से +1 के बीच में, ठीक है। और जब इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 से लेकर +1/2 के बीच में होना चाहिए। तो पी की वैल्यू क्या हो जाए ताकि -1/2 साइन एक्स से ये ऑलवेज कम आ जाए आंसर, ठीक है। पी की वैल्यू क्या होना चाहिए, तो पी की वैल्यू आना चाहिए इससे जो छोटी वैल्यू उससे भी कम, ठीक है। अगर p की वैल्यू -1/2 से अगर कम होती है, p की वैल्यू अगर -1/2 से अगर कम होती है, तब जाके p की वैल्यू अगर -1/2 से कुछ भी अगर वैल्यू कम रख देता हूँ तो इस वैल्यू से वो हमेशा ही कम आएगा, सही है क्या। तो p कितना है, -1/2 इंटू साइन एक्स से अगर कम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, तो इसका जो रेंज है कितना आएगा, -1/2 से लेकर +1/2 आएगा। तो इसका मतलब ये जो p है वो क्या होना चाहिए, इससे सबसे छोटे वैल्यू से भी कम होना चाहिए, तब जाके इधर का हमेशा इससे कम आएगा। समझ में आती बात आपको, ये इधर से ही आ गया। अब इस साइड से देख लेते हैं, ये तो कौन सा केस हो गया, ये तो हो गया तुम्हारा इंक्रीजिंग वाला केस। अब केस सेकंड के लिए, मतलब ग्राफ अगर डिक्रीजिंग होगा ना तो भी तो ये इन्वर्टिबल बन सकता है, तो और उसके लिए क्या होगा कि लेस देन और इक्वल टू बनेगा ये, ठीक है। और उसके लिए क्या होगा, ये होगा माइनस साइन एक्स और ये होगा -2p और ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कितना आएगा, 2p की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स, सही है। तो यहाँ से p की वैल्यू कितना हो जाएगी, -1/2 इंटू होगा साइन एक्स, सही है। अब सेम लॉजिक, ये जो वैल्यू होगा इतना, इसका जो रेंज आएगा कितना आना चाहिए, ये होगा -1/2 से लेकर +1/2 तक। अब हुआ क्या कि ये जो p है इस साइड से हमेशा ही बड़ा होना चाहिए, ये साइड अब इस साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। और ये कब हो सकता है, जब p की वैल्यू इस नंबर से बड़ी होगी तो, समझ में बात आपको, मतलब p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 1/2 होती है तब जाके क्या होगा कि यहाँ पे मैं इस रेंज में कोई भी नंबर अगर यहाँ पे रख दूँ तो इतने वैल्यू से ये बड़ा ही आएगा हमेशा। तो सॉल्यूशन तो हमारा सिंपल सा है फिर। तो इधर से p कैसा है, लेस देन और इक्वल टू -1/2, इधर से कितना है p के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू +1/2 है। इसका मतलब तुम्हारा सॉल्यूशन कितना आएगा, मॉड z जो है कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मॉड p जो है कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 आना चाहिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये एक सोल्यूशन मिलेगा तुमको और एक सोल्यूशन मिलेगा, तो ये तुम्हारा फाइनल सोल्यूशन होना चाहिए। तो मॉड p अगर लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 1/2 होगा तब जाके ये जो फंक्शन है कितना होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए,
सही है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ए इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 2a प्लस 1 एक्स माइनस 3 इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये फंक्शन जो है एक्स के हर एक वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग है ऐसा बोला है उसने। ठीक है, तो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर क्या कंडीशन होना चाहिए वो देखना है हमको। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो उसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो या फिर इक्वल जीरो। अगर इक्वल टू जीरो है तो ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो अब देखो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दिया आपने, कितना होगा ये होगा 2 इंटू ई रेस टू एक्स, यहाँ पे कितना आएगा प्लस आएगा ये इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। ये इंटू ई रेस टू माइनस एक्स कैसे ले लिया हमने कि ये का माइनस ए का माइनस है, ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स डेरिवेटिव और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो गया ऐसे। ठीक है, इसके बाद इधर कितना आया 2a प्लस 1 आया और एक्स का जो डेरिवेटिव है कितना है वो तो 1 हो गया और -3 का तो 0 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा डेरिवेटिव आ गया। अब ये होना चाहिए तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सही है, उसके लिए तुमको कभी कंडीशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो अब ये तो शायद दिख रहा है तुमको ये कैसा है, इंक्रीजिंग अगर है तो होना चाहिए इसका जो आंसर है ग्रेटर देन और इक्वल 0। एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बराबर। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स है इक्वल्स टू कितना होगा 2 टाइम्स ई रेस टू एक्स हो गया ये, और यहाँ पे ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, कैसे इसको 1 ई रेस टू एक्स लिख दिया और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। फिर यहाँ पे तो बचेगा सिर्फ ये और यहाँ पे बचेगा 2a प्लस 1 और होगा ई रेस टू एक्स, टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा ई रेस टू एक्स। सही है, ये होगा तुम्हारा ई रेस टू मतलब एफ डैश ऑफ एक्स 2 टाइम्स ई रेस टू एक्स का होगा ये स्क्वायर। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 2a प्लस होगा 1 इंटू होगा ई का पावर एक्स प्लस हो जाएगा ये ए और टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा ई रेस टू एक्स। ऊपर के फैक्टर बना सकते हो क्या, देखो ऊपर के फैक्टर कैसे बनेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर क्वाड्रेटिक है ऊपर क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे ये अगर ये 2t स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू टी प्लस ए ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है और यहाँ पे जो नंबर लिखा है दोनों का प्रोडक्ट कर लो पहले, तो 2a बन गया। अब 2a के फैक्टर बना दो ऐसे जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ये वाला नंबर बने, और सीधा सीधा दिख रहा है आपको 2a एक फैक्टर बनेगा और एक वन एक बनेगा। सही है, तो 2a और एक 1 अगर फैक्टर बन गया है तो सीधा सीधा तुम क्या करो फिर इसके फैक्टर बना, तो 2 इंटू ई रेस टू एक्स का स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना 2a इंटू ई रेस टू एक्स प्लस हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस हो जाएगा a। तो यहाँ से जब तुमने 2 ई रेस टू एक्स कॉमन ले लिया तो ई रेस टू एक्स प्लस हो जाएगा a और यहाँ से ई रेस टू एक्स प्लस हो जाएगा a। सही है, तो तुम्हारा यहाँ से ई रेस टू एक्स प्लस हो जाएगा एक ए फैक्टर और दूसरा क्या होगा 2 टाइम्स ई रेस टू एक्स प्लस हो जाएगा 1 डिवाइड बाई कितना आएगा ई रेस टू एक्स और ये होगा तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स। सही है, ओके। अब तुमको चाहिए क्या कि एफ डैश ऑफ एक्स ये चाहिए तुमको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही है ना, ये चाहिए तुमको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये क्यों वैल्यू ढूंढना है तुमको। ओके, तो ये अगर तुमको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए तो देखो ये वाला चलो लिख ही लेते हैं ना, तो ई रेस टू एक्स हो गया प्लस ए हो गया इंटू कितना आ जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस हो जाएगा 1 और नीचे कितना आएगा ई रेस टू एक्स और ये होना चाहिए तुम्हारा ग्रेटर देन और इक्वल 0। अब इसको और इसको तुम कैंसिल कर सकते हो। क्यों कैंसिल कर लिया, क्योंकि ई रेस टू एक्स जो है पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव वैल्यू है ये, और इसमें +1 करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करेंगे तो ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है। ये कैसा है, एक हमेशा पॉजिटिव नंबर है। ई रेस टू एक्स भी कैसा है, एक हमेशा पॉजिटिव नंबर है। तो ये पॉजिटिव नंबर इधर आके 0 हो जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर इधर आके 0 हो गया। मतलब तुम्हारे पास बचा क्या, ई रेस टू एक्स का प्लस ए, इसका आंसर आना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल 0। मतलब ये की वैल्यू कितना आ जाएगी, ई रेस टू एक्स से ज़्यादा आना चाहिए, बराबर है क्या। और तुम्हारा एक्स कितना है, बिलोंग्स टू अगर आर है तो ई रेस टू एक्स का जो रेंज होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होगा। ई रेस टू एक्स का जो रेंज होगा कितना होगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होगा। अगर ए की वैल्यू ई रेस टू एक्स से ज़्यादा चाहिए तुमको तो ए की वैल्यू कितना होना चाहिए, अच्छा ये माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये उधर जाके माइनस होगा। तो ई रेस टू एक्स कितना है, 0 से इन्फिनिटी है, तो जब माइनस ई रेस टू एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा
माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक के बीच में आएगा। सही है। तो ए की वैल्यू अगर ज़्यादा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है, माइनस ई रेस टू एक्स है, और इस भाई साहब का जो आंसर है कितना है, माइनस ई इन्फिनिटी से लेकर 0 तक है, मतलब ये पूरा कैसा है, नेगेटिव ही वैल्यू है। बराबर है क्या? ये अगर पूरा नेगेटिव वैल्यू है तो ये की वैल्यू क्या रखे, तो ये मतलब ये इक्वेशन जो है, ये इनइक्वालिटी जो है बैलेंस रहेगी हमेशा, फिर सेटिस्फाइड करेगी। तो ये की वैल्यू होना चाहिए तुम्हारी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। देखो क्यों? क्योंकि जब जीरो यहाँ पे अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लोगे ना तो ये इससे तो बड़ा ही होगा ना। सही है। और अगर 0 भी लेते हो तो भी चलेगा ना। अगर समझो यहाँ पे 0 भी लेते हैं तो 0 तो ग्रेटर देन 0 ही ये 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ऐसा होगा। मतलब यहाँ पे तो क्या है कि यहाँ पे 0 से कम ही नंबर आएगा। बराबर ना। यहाँ पे जो वैल्यू रखोगे तुम कितना रखोगे, 0 को तो तुमने हटा दिया ना। मतलब 0 से भी कैसा है ये, 0 से भी छोटा नंबर है ये। अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ तो 0 छोटा नंबर, 0 बड़ा होगा ना। तो कितना होगा, ए की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा। सही है। इनइक्वालिटी आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। ठीक है। तरीके तो बहुत सारे हैं। अगर तुम डायरेक्ट ही मतलब डायरेक्ट समझ पा रहे हो तो डायरेक्ट समझ लो, या फिर कोई तरीका अप्लाई करो तो तरीका अप्लाई करो। ग्राफ से कभी हेल्प ले लेंगे, कभी डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से ले लेंगे, कभी जनरल मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे तरीके आप, मतलब इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपको ऐसी चीज़ें फटाक से आ जाना चाहिए। ठीक है। समझ मेरी बात आपको? जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। वैसे आगे बढ़ते हैं। इज़ एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन इज़ मोनोटोनिक? क्या हर एक इन्वर्स फंक्शन जो है मोनोटोनिक होगा क्या? अगर मोनोटोनिक फंक्शन है तो इन्वर्स तो होगा, वो तो पक्का ही है। बराबर। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बराबर ना। मोनोटोनिक का मतलब क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बराबर। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है तो ग्राफ तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या होगा, ये 1 1 होगा ना। मोनोटोनिक फंक्शन अगर है तो बाय डिफ़ॉल्ट ही 1 1 होगा ही होगा। बराबर। इसका मतलब अगर मोनोटोनिक फंक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 1 हो गया। बराबर है क्या? और अगर बाय डिफ़ॉल्ट 1 1 है तो इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट होगा ही होगा। मतलब इस डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर ना। लेकिन उसने क्या बोला कि ये डायरेक्शन नहीं बोला उसने, मोनोटोनिक है तो इन्वर्स एग्जिस्ट होगा ऐसा नहीं बोला, ये तो ऑलवेज होगा ही होगा। लेकिन लेकिन उसने क्या बोला कि फंक्शन जो है क्या ऐसा है कि इन्वर्स है, इन्वर्स उसका अगर एग्जिस्ट है, मतलब अगर मतलब इन्वर्स अगर एग्जिस्ट है तो क्या अगर इन्वर्स अगर एग्जिस्ट है तो क्या फंक्शन मोनोटोनिक होना ज़रूरी है क्या, ये पूछा उसने। अगर मोनोटोनिक है तो इन्वर्स तो एग्जिस्ट होगा ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन्वर्स अगर एग्जिस्ट है तो क्या मोनोटोनिक होना ज़रूरी है क्या, ऐसा बोला। मतलब अगर कोई नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है तो उसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट हो सकता है क्या, ये हमको पूछा है उसने। सही है। तो कैसे करेंगे, देखो इस टाइप का फंक्शन कैसा है, ये टाइप का फंक्शन कैसा है, ये तो नॉन मोनोटोनिक है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है। मतलब इसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं तो ये नॉन मोनोटोनिक हो गया। मतलब इस टाइप में तो चल रहा है ये। बराबर क्या? अगर इन्वर्स एग्जिस्ट होगा तो मोनोटोनिक होगा, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो नॉन मोनोटोनिक होगा, वो तो वो दिख रहा है। ठीक है। लेकिन कुछ ग्राफ ऐसे भी होंगे ना, चलो मान लेते कि ये फंक्शन है। ठीक है। और यहाँ से कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे कैसा है कि ओपन है, मतलब यहाँ पे कैसा है ओपन है, और ये टाइप का है, और ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू कुछ 2 है, और ये वैल्यू कौन सी है 1 है, और ये वैल्यू कौन सी है 3 है। अब देखो 1 से लेकर 2 के बीच में 1 1 है क्या, ये बिल्कुल हर एक वैल्यू एक एक बार आ रही है। 2 से लेकर 3 के बीच में ये भी कैसी है 1 1 है। बराबर क्या? मतलब फंक्शन टोटल 1 1 है, लेकिन क्या ये मोनोटोनिक है क्या? मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है कि फंक्शन जो होगा एंटायरली इंक्रीजिंग या फिर एंटायरली डिक्रीजिंग होना चाहिए। और यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीजिंग हो गया और यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग हो गया। मतलब ये कैसा है कि ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है। बराबर। ये कैसा है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है। समझ मेरी बात आपको? लेकिन फिर भी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है। क्यों? क्योंकि ये 1 1 टाइप का फंक्शन है। बराबर है क्या? अगर मोनोटोनिक फंक्शन होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, ये 100% सही है। लेकिन अगर
इन्वर्स फंक्शन अगर एग्जिस्ट है तो वो मोनोटोनिक हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। हम लोग नहीं बोल सकते कि ये कैसा होगा, बोल गए, बराबर है क्या। तो एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन इज मोनोटोनिक, ये बोलना गलत है, बराबर क्या। तो कुछ इन्वर्टिबल फंक्शन नॉन मोनोटोनिक भी हो सकते हैं और उसका एग्जांपल ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। क्या बोला है उसने कि एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स ये कैसा है, ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो कौन सा नीचे वाले का ऑप्शन सही नहीं है ये हमको बताना है। ठीक है, ओके। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इसका मतलब दो वैल्यू की बात करते हैं। अगर x1 है और अगर x2 है, x1 और x2 अगर है, ठीक है। अगर मान लेते कि x2 की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है, x2 के लिए अगर ज़्यादा होती है तो, और ये फंक्शन उसने बोला साफ साफ कि ये इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन उसने साफ साफ बोला कि ये इंक्रीजिंग है, बराबर। तो क्या होगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ x1, बराबर ना, ये जो वैल्यू आएगी, और एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ x2 ये जो वैल्यू आएगी। अब इसमें क्या रिलेशन होगा, इसमें रिलेशन होगा कि ये वैल्यू ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जो वेरिएबल ज़्यादा है उस पर फंक्शनल वैल्यू भी ज़्यादा ही आना चाहिए। सही है, ओके। अगर ऐसा है तो क्या होगा फिर, तो क्या होगा देखो, अगर ऐसा है तो अब देख लो, पहला जो ऑप्शन है ये मैच कर रहा है क्या, ये एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स कैसा है, सारी इंक्रीजिंग ऐसा बोला, ठीक है। अच्छा, अगर एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये निकालने से इसके साइन में तो कोई बदलाव होगा नहीं, तो ये जैसे कि वैसे रहेगा, बराबर है क्या। क्योंकि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जो फंक्शनल वेरिएबल का जो साइन रहेगा वही उसके वेरिएबल का साइन रहेगा, बराबर। इसका मतलब यही साइन रहने वाला है। फिर अगर जी ऑफ एक्स को उड़ा देते तो, जी ऑफ एक्स को उड़ा देते तो कितना आएगा, क्योंकि जी ऑफ एक्स भी क्या बोला उसने, जी ऑफ एक्स भी क्या बोला कि इंक्रीजिंग बोला, तो इसका मतलब जी और जी अगर कैंसिल भी करवाते हैं तो भी क्या होगा कि इसका जो साइन रहेगा वेरिएबल का वो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये तुम ये हटा दो तो भी क्या होगा कि साइन जैसे वैसे रहेगा। सही है। इसके बाद अगर तुमने एच और एच की भी उड़ा देते हो तो क्या बनेगा, x1 लेस देन x2 बनेगा, बराबर क्या। मतलब ये तीनों भी अगर फंक्शन कैसे होते हैं, अगर इंक्रीजिंग होता है तो तीनों को उड़ाने से अपने को क्या होगा कि वेरिएबल का जो एक्चुअल जो वैल्यू है वही आने वाला है। ठीक है, तो x1 लेस देन x2 आ गया, इसका मतलब ये जो तीन फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होते हैं तो एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स जो है इंक्रीजिंग बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा वाले के लिए ट्राई कर लेते हैं। फिर से यही प्रीमाइसिस ले लेते हैं, x1 लेस देन अगर x2 है तो तुमको क्या करना है कि एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स ये कैसा है, इंक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं 1 रख दूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स 2, यहाँ पे अगर 2 रख दूँ तो ये जो वैल्यू आएगी बड़ी आनी चाहिए, ये जिसमें जो इसमें जो साइन है वही इसमें आना चाहिए, ऐसा ना, बराबर। ओके, अब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कैसा डिक्रीजिंग है, तो जैसे तुमने एफ ऑफ एक्स यहाँ से उड़ा देते हो तो क्या होना चाहिए, अब जो उड़ा रहे हैं वो कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मतलब साफ साफ है, जब भी ये फंक्शन उड़ा देंगे तो वेरिएबल का साइन बदल जाएगा। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। फिर दोबारा देख लो, जी ऑफ एक्स ऐसा है, फिर से डिक्रीजिंग है, तो जी ऑफ एक्स को जब उड़ा देंगे तो जो वेरिएबल का साइन होगा फिर से बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, एच ऑफ एक्स वन की जो वैल्यू आएगी और ये एच ऑफ एक्स टू की वैल्यू जो आएगी ये कैसा आना चाहिए, साइन बदल जाना चाहिए। क्यों बदल जाना चाहिए, यहाँ पे जो एफ तुमने उड़ा दिया है वो कैसा डिक्रीजिंग था, यहाँ पे जो जी उड़ा दिया है वो भी कैसा डिक्रीजिंग था। जो फंक्शन उड़ा देना है तो जब फंक्शन उड़ा देंगे तो क्या होगा कि साइन बदल जाएगा ऑटोमेटिक, बराबर। और एच ऑफ एक्स ऐसा इंक्रीजिंग है, तो एच ऑफ एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो ये तो आराम से उड़ जाएगा, और क्या होना चाहिए, और ये उड़ने के बाद एच कैसा इंक्रीजिंग है तो जो साइन था फंक्शन का वही यहाँ पे रहने वाला है। तो x जो होगा, x1 जो होगा लेस देन x2 होगा। तो ये हमने स्टार्ट यहाँ से किया था और यहाँ पे भी ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन अभी भी क्या है, अभी भी कैसा है, ये मतलब ये वाला भी प्रीमाइस है, ये जो लिखा है स्टेटमेंट वो भी सही है। ठीक है, अब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, ये दोनों तो सही है
क्योंकि हमने ये प्रूफ कर दिया। ये गलत क्यों होगा? क्योंकि हमने ऑलरेडी इन दोनों को क्या किया था, डिक्रीजिंग बोला था। अगर इन दोनों को डिक्रीजिंग बोला है तो यहाँ तक तो सही था ये। ठीक है, अब इसके बाद अगर जी एच ऑफ एक्स भी डिक्रीजिंग होगा ना, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये, देखो ये यहाँ मतलब यहाँ से ये एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, x1 और x2 के बीच में क्या रिलेशन आएगा? अगर एच जो अगर डिक्रीजिंग होगा, एच भी अगर डिक्रीजिंग होगा, तो क्या होगा कि इसका फिर से साइन बदल जाएगा ऐसे ना, एच कैंसिल होगा तो x1 ग्रेटर देन x2 होगा। तो x1 ग्रेटर देन अगर x2 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वेरिएबल का साइन है x1 ग्रेटर देन x2, और यहाँ पे देख लो क्या बोला था हमने, x1 लेस देन x2 बोला था। ये तो दोनों अलग अलग आ गए, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर x1 कितना है, लेस देन अगर x2 है, तो तुम पहले क्या करो, एच ऑफ एक्स दोनों तरफ लगा दो। अब एच ऑफ एक्स कैसा बोला तीसरे के लिए, डिक्रीजिंग है, तो जैसे हमने एच ऑफ x1 लगा दिया, एच ऑफ x2 लगा दिया, तो एच ऑफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से जो ओरिजिनल वेरिएबल का साइन था वो बदल जाएगा और उल्टा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लगा देना है आपको, जी ऑफ एक्स लगा देना है। तो जी ऑफ एक्स भी कैसा है, जी ऑफ एक्स भी है तुम्हारा डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके लिए भी क्या होगा, साइन बदल जाएगा। फिर एफ ऑफ एक्स लगा देना है, तो एफ एफ भी कैसा है, डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब जब एफ लगा रहे हो तो भी साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कितना आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ x2 हो जाएगा, ये सही है। तो देख लो अब ये वैल्यू जो ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है, बराबर क्या, इसका मतलब x1 के ऊपर ज़्यादा वैल्यू आ गई और x2 के ऊपर कम वैल्यू आ गई। और तुम्हारा क्या था कि x1 कम था और x2 ज़्यादा था, मतलब तुम्हारा x1 यहाँ पे था और x2 यहाँ पे था। और फंक्शन में देखा जाए तो x1 पे जो वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा आ रही है और x2 पे वैल्यू जो आ रही है कम आ रही है। मतलब क्या हुआ, ग्राफ यहाँ से नीचे झुक रहा है, तो ये तो डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया। लेकिन इसने तो क्या बोला था कि इंक्रीजिंग बोला गया था, तो इसलिए ये वाला जो गलत होगा ऑप्शन, बाकी दोनों सही होंगे। ओके, समझ मेरी बात आपको? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला जो है अगली क्लास में करते हैं। जय भारत।